मैं कुमार विशाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएस मेमोरियल कॉलेज इतिहास विभाग। आज मैं आपके सामने 1911 की चीनी क्रांति के विषय में चर्चा करूंगा। 1911 ईस्वी की चीनी राज्य क्रांति विश्व की महानतम राज्य क्रांतियों में से एक है। आधुनिक एशिया एवं चीन के इतिहास में इसका अत्यधिक महत्व है। जिस प्रकार 1789 ईस्वी की क्रांति का फ्रांस के लिए, 1857 ईस्वी की क्रांति का भारत के लिए और 1917 ईस्वी की क्रांति का रूस के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार 1911 ईस्वी की राज्य क्रांति का चीन के लिए महत्व है। यह राज्य क्रांति प्राचीन एवं आधुनिक चीन की विभाजक रेखा मानी जाती है। इस क्रांति के विस्फोट की पृष्ठभूमि चीन में बहुत पहले से निर्मित हो रही थी। चीन की राजनीति को वहाँ की प्राचीन राजनीतिक विचारधारा ने बहुत हद तक प्रभावित किया है। चीन की राजनीति का केंद्र सम्राट होता था, जो नैतिक विधान का प्रतिनिधित्व करता था। जब तक वह नैतिक विधान, जिसे थियन कहा जाता था, के आदेश का पालन करता था और जनता की भलाई में निरत रहता था, तब तक वह आदर का पात्र बना रहता था। लेकिन जब वह अपने पद से हट जाता था और अत्याचारी हो जाता था, तो उसे हटाना जनता का कर्तव्य हो जाता था। अकाल, बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोप इस बात के सूचक थे कि सम्राट नैतिक विधान से हट चुका है। गरीबी, भुखमरी और अव्यवस्था जनता को क्रांति का संदेश देते थे और सम्राट को हटाने के लिए प्रेरित करते थे। उपरोक्त व्यवस्था चीन के प्राचीन मनीषियों जैसे कन्फ्यूशियस इत्यादि ने लागू की थी। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि दुराचार और पाप की अवस्था में पुत्र का कर्तव्य पिता का विरोध और मंत्री का कर्तव्य राजा का विरोध करना है। यदि राजा अपनी प्रजा के साथ अन्याय करता है और उसका ध्यान नहीं रखता है, तो प्रजा को उसका विरोध करना चाहिए। ये भावना चीन में हमेशा राजनीतिक जागरूकता को बनाए रखी और विद्रोह, क्रांति और आंदोलन के रूप में प्रकट होती रही है। वस्तुतः चीन में जब जब शासकों का अत्याचार बढ़ता गया और शासक आम जनता के कल्याण के प्रति उदासीन होते गए, तब तब चीन में क्रांति के द्वारा उन्हें अपदस्थ किए जाने का इतिहास रहा है और उनके प्रति विद्रोह किए जाने का इतिहास रहा है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में ही चीन में 1911 की क्रांति तैयार होती है। 1911 ईस्वी के पूर्व चीन की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। लोगों में मिंग राजवंश के विरुद्ध बहुत असंतोष हो चुका था। लोग चीनी शासकों से असंतुष्ट हो चुके थे। विदेशी हस्तक्षेप और चीनी सम्राटों की अयोग्यता ने चीन की जनता के कष्ट में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी थी। इसी पृष्ठभूमि में चीन में 1911 ईस्वी की क्रांति होती है, जिसके फलस्वरूप चीन से मिंग राजवंश का पतन हो जाता है और वहाँ गणतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। चीन की उपरोक्त 1911 ईस्वी की क्रांति के पीछे उत्तरदायी कारण निम्नलिखित थे। चीन की क्रांति के लिए उत्तरदायी कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण था विदेशी शोषण और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया। चीन अपने को विश्व सभ्यता का केंद्र मानता था और चीनी राज्य ईश्वरीय साम्राज्य समझा जाता था। लेकिन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में चीन न तो विश्व सभ्यता का केंद्र ही रहा और न संसार की अन्य जातियां बर्बर रहीं। दो अफीम युद्धों में पराजय के बाद चीन का सारा आत्माभिमान और गर्व गिरकर चकनाचूर हो गया। चीन यूरोपीय राज्यों के मध्य प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया गया और विदेशियों के चीन में कई तरह के विशेषाधिकार प्राप्त हुए। चीन के कुछ देशभक्तों ने समझ लिया कि जब तक उन्हें विदेशियों से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक उनकी स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। अतः विदेशी शोषण का विरोध करने के लिए और मंचू शासन का अंत करने के लिए वे अपना संगठन बनाने लगे। 19वीं शताब्दी के अंत में विदेशियों का शोषण इस कदर बढ़ गया कि चीनी जनता का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया था। अतः 1900 चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ, जिसके मूल में चीन वालों के मन में बैठ गई विदेशी विरोधी भावना थी। लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया।
चीनी सरकार की आर्थिक स्थिति भी अत्यंत खराब थी। यही कारण था कि विदेशी राज्यों का मुकाबला कर सकने उनके लिए संभव नहीं था। चीन जापान युद्ध तथा बक्सर विद्रोह में चीन की असफलता ने विदेशी राज्यों के सम्मुख ऐसी स्थिति ला दी कि वे चीन का और भी अधिक शोषण करने लगे थे। इस परिस्थिति में चीन के देशभक्त विदेशियों से छुटकारा पाना चाहते थे, अतः उन्होंने सरकार बदलने के लिए क्रांति लाना आवश्यक समझा, जिसकी परिणति 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति में होती है। 1911 की चीनी क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण सुधारों की असफलता भी थी। चीन की बुरी स्थिति को दूर करने के लिए तथा देश को क्रांति से बचाने का एक उपाय था शासन व्यवस्था में सुधार करना। चीन में सुधारों के लिए आंदोलन हो रहा था, लेकिन चीन की प्रतिक्रियावादी साम्राज्य शासन व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती थी। ऐसी स्थिति में चीन के देशभक्त यह सोचने पर विवश हो गए कि मंचू शासन का अंत कर एक नई क्रांतिकारी सरकार की व्यवस्था की जाए। विदेशी शासन शोषण से मुक्ति के लिए यही एकमात्र उपाय था। बक्सर विद्रोह के उपरांत चीन के सुधारवादियों ने एक और प्रयास किया तथा साम्राज्य शूशी को कुछ सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य किया, और इस प्रकार चीन में सुधारों की एक योजना बनी और उसे लागू भी किया गया। सन्यात सेन के संगठन में सुधार किए गए सेना के संगठन में सुधार किए गए। 1905 ईस्वी में चीन की पुरानी परीक्षा पद्धति समाप्त करने की आज्ञा जारी की गई और चीनी शासन तंत्र को आधुनिक ढंग पर ढालने का प्रयत्न किया गया। रूस जापान युद्ध में जापान की विजय से भी चीन में सुधारवादी आंदोलन को पर्याप्त वेग मिला। यदि जापान पश्चिमी तरीके अपनाकर पश्चिम को पराजित कर सकता है तो चीन ऐसा क्यों नहीं कर सकता। चीन के देशभक्तों के मन में यह विचार प्रबल हो गया। ऐसी स्थिति में चीन में सुधार आंदोलन ने तीव्र रूप धारण कर लिया, परंतु सरकार की ओर से सुधार कार्य अत्यंत धीमी गति से क्रियान्वित किए जा रहे थे। 1908 ईस्वी में साम्राज्य शूशी की मृत्यु हो गई और उसकी जगह नया शासक गद्दी पर आया। नए शासक ने प्रांतों में विधानसभाओं की स्थापना की और चीन में प्रथम बार राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की गई। चीन के सुधारवादी लोग संसदीय शासन तथा वैध राजसत्ता की स्थापना करना चाहते थे, जिसे मंचू शासकों ने ठुकरा दिया। ऐसी स्थिति में क्रांति का होना असंभव हो गया। वस्तुतः सुधारों की असफलता ने चीन में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने भी चीन की क्रांति में योगदान दिया। 1900 चीन में प्राचीन परीक्षा पद्धति का अंत कर दिया गया था और राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिए आधुनिक शिक्षा को महत्व दिया गया। 1905 के बाद बहुत से चीनी विद्यार्थी अमेरिका और यूरोप जाने लगे, लेकिन जो लोग अमेरिका या यूरोप नहीं जा सकते थे, वे जापान में ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। वे यूरोप, अमेरिका आदि देशों से बहुत प्रभावित हुए और अपने देश के उद्धार के लिए पाश्चात्य देशों के आधार पर सुधार के पक्षपाती हो गए। इस समय जापान में बहुत से चीनी देशभक्त रहते थे जो चीन की सरकार के कोपभाजन बने थे और उन्हें देश से निकाल दिया गया था। चीन के जो विद्यार्थी जापान जाते थे उनका संबंध क्रांतिकारी संगठनों से हो जाता था और जब वे स्वदेश लौटते थे तो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत होते थे। 1908 ईस्वी में चीनी क्रांतिकारी नेता जापान में आश्रय ग्रहण करने के लिए विवश हुए थे। वे इन चीनी विद्यार्थियों में बड़े उत्साह से अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे। चीनी लेखकों ने अनेक निबंध प्रकाशित कर यह मत प्रकट किया कि चीन के धीमे विकास की नीति को छोड़कर द्रुत क्रांति का मार्ग पकड़कर पश्चिमी देशों की बराबरी किया जा सकता है और उनसे भी आगे निकल सकता है। ऐसे विचारों ने चीन की जनता को क्रांति के लिए बाध्य किया। 1911 की चीन की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था चीन की आर्थिक दुर्दशा। चीन की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और सरकार उसके भोजन का इंतजाम भी नहीं कर पा रही थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी वह जनता के लिए अपर्याप्त थी। इसके साथ ही चीन के लोग निरंतर प्राकृतिक प्रकोप का शिकार हो रहे थे। देश में अकाल और बाढ़ की प्रचुरता थी, जिसके कारण खेती को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता था। 1910-11 ईस्वी में चीन में भयंकर बाढ़ आए, इससे खेती नष्ट हो गई और सहस्रों गांव बह गए। लाखों व्यक्ति बेघरबार हो गए और उनकी आजीविका का कोई भी साधन न रहा। ऐसा कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व
केवल 1 साल में 3 लाख के लगभग चीनी जनता भूख से तड़प कर मर गई थी। सरकार ने इस स्थिति में जनता की सहायता का कोई प्रबंध नहीं किया। इस कारण उनमें विद्रोह की प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही थी। इस तरह की आर्थिक स्थिति में क्रांति के विचारों का आना स्वाभाविक था। 1911 की चीनी क्रांति के पीछे मजदूरों की दुरावस्था भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। देश की आर्थिक स्थिति से परेशान होकर चीन के लोग आजीविका की तलाश में विदेशों में जाकर बसने लगे। सबसे पहले वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए, लेकिन जब बड़ी संख्या में चीनी लोग अमेरिका पहुंचने लगे तो सरकार ने कानून बनाकर उनका आवागमन रोक दिया। जब अमेरिका का दरवाज़ा बंद हो गया तो चीनी पास पड़ोस के अन्य देशों मलय, फिलीपींस, हवाई द्वीप इत्यादि में जाकर बसने लगे। इस वर्ग के लोग जब विदेश से चीन वापस लौटते थे तो वे नई भावना के साथ आते थे और चीन के लोगों को यह बतलाते थे कि किस तरह अमेरिका आदि देश बहुत उन्नत है और वहाँ की साधारण जनता की स्थिति कैसी है। चीन में क्रांति की भावना विकसित करने में इस बात से भी सहायता मिली। 1911 ईस्वी में टोक्यो में रहने वाले चीनी छात्रों ने अपना एक संगठन बनाया और उसके माध्यम से प्रांतीय अधिकारियों को केंद्रीय शासन से अलग होने की घोषणा करने की प्रेरणा की। अप्रैल 1911 ईस्वी में लगभग 100 क्रांतिकारियों ने कैंटन के वायसराय के दफ्तर पर धावा बोल दिया। कई हजार सैनिकों से उनका मुकाबला हुआ। अंत में क्रांतिकारी पकड़ लिए गए और उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने चीन की क्रांति में आग में घी का काम किया और लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। चीन की क्रांति के लिए कुछ तात्कालिक कारण भी उत्तरदायी थे। इस समय चीन की सरकार से अनुमति प्राप्त कर कई विदेशी कंपनियां चीन में रेलवे लाइनों का निर्माण करना चाह रही थीं। चीन की सरकार ऐसा करना नहीं चाहती थी, वह स्वयं रेलवे का निर्माण करना चाहती थी, परंतु विदेशियों के प्रभाव से उन्हें बाध्य होकर विदेशी कंपनियों को रेलवे लाइन के निर्माण की अनुमति देनी पड़ी। इस विषय में केंद्रीय और प्रांतीय शासन में काफ़ी मतभेद हो गया था और इसी समय एक विदेशी कंपनी को रेलवे लाइन बनाने का अधिकार दे दिया गया तो क्रांति की लहर चारों तरफ फैल गई और अनेक स्थानों पर मंचू शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। विदेशी कंपनियों को रेलवे लाइन निर्माण करने की जिम्मेदारी दे जाने के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए थे और यह आंदोलन जोरों पर था। उसी समय 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी को हांगकांग की रूसी बस्ती में एक घर में विस्फोट हो गया। यह घर क्रांतिकारियों का अड्डा था जहां बम बनाने का काम होता था। बम फटने से शोर मच गया और रूसी अधिकारियों ने बहुत से विद्रोहियों को पकड़कर चीनी सरकार के हवाले कर दिया। उनके हाथ क्रांतिकारियों की एक सूची भी पड़ गई जिससे उनकी योजना का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने कुछ सैनिक अफसरों पर भी संदेह कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस पर सरकारी अफसरों के दमन चक्र से बचने के लिए फौज में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने चीनी वायसराय के घर को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। 12 अक्टूबर को हांगकांग पर अधिकार कर क्रांतिकारियों ने काम चलाओ सरकार कायम कर ली और इस क्रांति सरकार ने क्रांति की विज्ञप्ति जारी कर सभी प्रांतों और नगरों के लोगों को मंचू शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की। इस प्रकार चीन में क्रांति प्रारंभ हुई। थोड़ी बहुत लड़ाई के बाद वुचांग के सैनिकों ने वुचांग, हेन्यांग तथा हैंको पर कब्जा कर लिया। चीन के सबसे बड़े केंद्र पर आधिपत्य कर लिया। 1911 ईस्वी में विद्रोहियों ने नानकिंग पर अधिकार कर लिया तथा वहाँ उन्होंने क्रांतिकारी गणतंत्रीय सरकार का गठन किया। इसी समय डॉक्टर sun yat-sen अपने प्रवास की लंबी अवधि समाप्त कर चीन वापस पहुंचे। क्रांतिकारियों ने उन्हें नवगठित सरकार का अध्यक्ष निर्वाचित किया, परंतु नानकिंग के इस नवगठित गणतंत्र को मंचू शासन के महत्वाकांक्षी सेनापति युआन शी काय की दमनात्मक एवं प्रतिक्रियावादी नीति का सामना करना पड़ा। अतः राष्ट्र की भलाई के लिए डॉक्टर sun yat-sen ने अद्भुत त्याग का प्रदर्शन करते हुए एक समझौता राष्ट्रपति युआन शी काय के साथ किया। इससे चीन में के 278 वर्ष पुराने मंचू शासन का अंत हुआ और चीन में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन के इतिहास में 1911 ईस्वी की क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चीन की क्रांति ने मंचू राजवंश का अंत किया और चीन में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना की। इसके साथ ही चीन आधुनिकता के दौर में आगे चल पड़ा। यद्यपि यह प्रथम गणतंत्र अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सका और युआन शी काय ने राजतंत्र की स्थापना कर ली, परंतु
वह भी अधिक दिनों तक टिक नहीं सका और डॉक्टर सन्यास सेन के नेतृत्व में कुओमिंतांग दल ने आगे चलकर चीन में पुनः आंदोलन किया और युआन शिकाई को अपदस्थ कर चीन में पुनः गणतंत्र की स्थापना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन की क्रांति में का चीन के इतिहास में विशेष महत्व है।